सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बता दें साथियों कि सीट नोट्स पर आधारित 3 से 5 क्लास की ईवीएस क्लास और इसके बाद 6 से 10 तक की एसएसटी और साइंस क्लास शुरू की गई है। इसी कड़ी में हम लोगों ने कल कक्षा 5 के ईवीएस के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे उसको हमने देखा। आप सभी ने उसको अच्छा प्यार दिया और आप सबों का आशीर्वाद, दुआ और साथ इसी तरह से मिलता रहा। तो हम लोग सारे पाठ्यक्रम को एससीईआरटी के दृष्टिकोण से अच्छे ढंग से करेंगे। साथियों, आज कक्षा 4 के सारे पॉइंट को देखेंगे, कल कक्षा 3 के सारे पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद 3, 4, 5 लगभग खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग 6 क्लास का कोई एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे। चलिए साथियों, आज हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण और हम कक्षा 4 की ईवीएस की। और एक चीज़ और बता दें साथियों कि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं नोट्स से संबंधित बातों को लेकर के। तो साथियों, आपको बता दें कि जैसे ही ईवीएस खत्म होगा इसके बाद नोट्स की प्रॉपर व्यवस्था आप लोगों के लिए करवा दी जाएगी और एक नॉमिनल चार्ज रहेगी नोट्स की, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। काफ़ी कम में आपको नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। सारे नोट्स तैयारी अच्छी होगी, निखरेगी। साथियों, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ये जो एससीईआरटी का पाठ्यक्रम जो हम लोग देख रहे हैं ये आपको अंदर से एनर्जी लाएगा, अंदर से आपको बूस्टअप करेगा, अंदर से आपको मजबूत करेगा कि हमने 3 से लेकर के 10 तक का एससीईआरटी जो बिहार सरकार में के स्कूलों में चलता है उसको हमने देखा है। अगर उससे कोई पॉइंट आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये कम से कम एक अंदर आपके अंदर जो है एक एनर्जी आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा नोट्स का क्लास चल रहा है साथियों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 4 के ईवीएस को, पर्यावरण और हम को। साथियों, बता दें इनमें कुल 25 चैप्टर हैं और बहुत सारे पॉइंट बने हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं साथियों कि आपने देखा होगा कि कल कक्षा 5 का जो ईवीएस बुक था उसमें अस्मरणीय तथ्य ज़्यादा थे, लेकिन कक्षा 3 और 4 में अस्मरणीय तथ्य कम है नोट्स में, एससीईआरटी नोट्स में, क्योंकि वहाँ पर 3, 4 में ज़्यादा बच्चों को क्रिएटिव बनाने का प्रयास किया गया है। यानी कहा गया है कि स्मरण शक्ति पर कम बल दिया जाए और आसपास की चीज़ों से उसको बच्चों को जोड़ा जाए। तो इसी से संबंधित इसमें कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि मैंने कई सारे चीज़ों को नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी मदद लेकर के सॉल्व करने का प्रयास किया है। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रथम चैप्टर की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि साथियों हैंड रिटेन नोट है, तो थोड़ी बहुत आपको अशुद्धियाँ इसमें देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि नोट्स भी बनाने रहते हैं। पहले तो पढ़ना रहता है, फिर उसको कलेक्ट करना रहता है कि कहाँ से हमको बनाना है, फिर नोट्स बनाना पड़ता है। तो समझिए कि बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो अब समझिए कि अब मैं अक्षर को पूरा सुधार करके करूँ तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैंने जो भी हुआ अपना एक स्पीड में हैंड रिटेन नोट बनाने का प्रयास किया। लेकिन मुद्दा यह है कि मुद्दा आपको समझ में आना चाहिए। मुद्दा क्या है कि किताब का मुद्दा आपको समझ में आना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए, अक्षर की चिंता ना किए बगैर हम लोग समझते हैं टॉपिक को। देखिए, कक्षा यानी कि प्रथम पाठ इसका है रंग बिरंगे खिलते फूल। प्रथम चैप्टर का नाम है रंग बिरंगे खिलते फूल। इसमें देखिए खासतौर पर जो किताब में है कम ही पॉइंट दिए गए हैं। इसमें ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं बच्चों से कि लाल रंग के फूल का नाम लिखो, सफ़ेद रंग के फूल का नाम लिखो, पीले रंग के फूल का नाम लिखो, पानी में खिलने वाले फूल का नाम लिखो, दिन में खिलने वाले फूल का नाम लिखो, रात में खिलने वाले फूल का नाम लिखो। इस तरह का जो है सवाल पूछा गया है साथियों। तो मैंने इसको जो इंटरनेट है वहाँ से मैंने कई सारे पॉइंट लिए हैं, किताब में तो नहीं दिया गया है, सिर्फ जो है पूछा गया है। तो आप एक शिक्षक बनिएगा तो आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से लाल रंग के फूल कौन होंगे, सफ़ेद रंग के फूल कौन होंगे, पीला रंग का फूल कौन होगा, रात का में खिलने वाला फूल कौन होगा, दिन में खिलने वाला फूल कौन होगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए देखिए, सबसे पहला है कि लाल रंग के फूल कौन कौन से हैं। तो देखिए, लाल गुलाब, गेंदा, लिली, डहेलिया, चौलाई का फूल, जलकुमुदनी, ये लाल रंग के फूल हैं। इसके बाद सफ़ेद रंग का फूल आप देख सकते हैं साथियों, चमेली, गुलबहार, चंपा, रात की रानी, ये जो है सफ़ेद रंग के फूल हैं साथियों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाल रंग के फूल कौन है, लाल गुलाब, गेंदा, लिली, डहेलिया, चौलाई का फूल, जलकुमुदनी। सफ़ेद रंग का फूल कौन होगा, चमेली, गुलबहार, चंपा, रात की रानी। अब पीले रंग का फूल कौन होगा, सूरजमुखी, नरगिस, बसंती, पीला गुलाब। और पानी में खिलने वाला फूल आपको पता है साथियों, कमल का पौधा, कमलनी, नीलिनी, पद्मिनी। तो ये सारा चीज़ है साथियों। इसके बाद देखिए, दिन में खिलने वाला फूल कौन कौन सा है, डहेलिया, कमल, डेजी, जिरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी, ये सब फूल दिन में खिलता है। देखिए, रात में खिलने वाला फूल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है साथियों। कई आप देखे होंगे, कंपटीशन का एग्जाम दिए होंगे तो पूछा जाता है रात में खिलने वाला फूल। तो रात की रानी, चंपा, जूही, धतूरा का फूल रात में खिलता है, रजनीगंधा, परिजात, चमेली, मोगरा, ये रात में खिलता है। इसके बाद देखिए, मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल,
सर्दी में कौन कौन सा फूल खिलता है? हालांकि बहुत सारा फूल होगा साथियों, तो मैंने 2-4 ले लिया है। आप चाहे तो नोट्स मिलेगा तो आपको और जोड़ लीजिएगा, जो जो आपको याद है, जो जो नहीं याद है इंटरनेट से सर्च करके जोड़ लीजिएगा। तो सर्दी के मौसम में डेजी और डहेलिया फूल खिलता है, गर्मी के मौसम में गेंदा है, बरसात के मौसम में गड़हुल के फूल और मोगरा खिलता है। इसके बाद 12मासी फूल, देखिए ये पूछा जाता है साथियों कि 12मासी फूल कौन कौन से हैं, तो गड़हुल के फूल 12मासी यानी 12 मास खिलता है। इसके बाद बोगनवेलिया और चमेली, तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। इसके बाद पेड़ पर खिलने वाली फूल, यानी पेड़ पर ही फूल खिलता है, तो कचनार, सेलम, पलाश, गुलमोहर, ये जो है पेड़ पर खिलने वाले फूल हैं। इसके बाद झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले फूल चांदनी, चंपा, गुड़हल, कनेर। देखिए जब नोट्स मिलेगा आपको तो एक नज़र आपको देखते जाना है, देखते 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 आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि रटम रटाई करना है, देखिएगा याद हो जाएगा। लताओं पर खिलने वाले फूल बोगनवेलिया, ब्रह्मकमल, मालती। और ब्रह्मकमल के संबंध में याद रखना है कि साल में एक बार एक ही रात के लिए ये जो फूल है खिलता है। इसके बाद साथियों पार्ट 2, हालांकि साथियों पार्ट 2 जो है पार्ट 2 में कोई देता अंडे कोई देता बच्चे, इसमें एससीईआरटी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिखा है, तो मैंने थोड़ा एनसीईआरटी का भी कुछ पॉइंट लिख लिया जिससे समझने में आपको आसानी होगा। तो देखिए जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं तो वे बच्चे देते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर पर बाल होता है, गाय के शरीर पर बाल होता है, कुत्ता के शरीर पर बाल होता है, शेर के शरीर पर बाल होता है, ये सब का बाल होता है, लेकिन कान भी क्या होता है, बाहर की तरफ दिखता है, तो ये सब क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। इसके बाद जिन जंतुओं का शरीर का बाल नहीं होते, वह बाहरी कान नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जैसे चिड़िया, सांप, छिपकली आदि, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो याद रखना, कई बार पूछता है कि छिपकली क्या देता है, तो अंडा देता है, सांप क्या देता है, अंडा देता है। चलिए इसके बाद है गौरैया भी क्या देती है, अंडा देती है। चलिए अब आते हैं हंसते खेलते बच्चे। ये जो है एक पहेली आयु के एक कविता के टाइप से दिया हुआ था, तो उसी से मैंने कुछ प्रश्न निकाला। सुअर का बच्चा को ऐसे छोना उसमें लिखा हुआ था, मैंने इंग्लिश में देखा तो पिगलेट लिखा हुआ था, तो सुअर के बच्चा को छोना। सांप और छिपकली क्या करता है, अंडा देता है। वेल मछली और डॉल्फिन मछली क्या देता है, बच्चा देता है। चमगादड़ क्या देता है, बच्चा देता है। मगर और घड़ियाल, देखिए मगर और घड़ियाल एक ही जैसा होता है लगभग देखने में, लेकिन क्या होता है, घड़ियाल जो होता है थोड़ा उसका जो मुंह होता है वो मुड़ा हुआ रहता है। और जो देखिए इसमें जो है खास करके प्रश्न जो दिया हुआ था कि मगर और घड़ियाल अपने अंडे को क्या करते हैं, जिस किनारे पर वह रहते हैं उस बालू को खोदते हैं और गड्ढे को खोदकर उसमें क्या करते हैं, अपने अंडे को छिपा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गड्ढे के खोदकर, है ना, गड्ढे को खोदकर कौन जो है अपने अंडे को छुपा देता है, तो मगरमच्छ, घड़ियाल। और कौन सा मछली बच्चा देता है, तो वेल और डॉल्फिन। और अंडा कौन देता है, तो सांप और छिपकली। ये सब याद रखना है साथियों। इसके बाद कछुआ भी अंडा देता है, और कछुआ अपने जो है घर बनाता है, बालू का घर कछुआ का होता है। पार्ट 3 है हरबर में गड़बड़। देखिए इसमें क्या होता है कि एक मतलब कि पेंटर होता है, मतलब जानवर टाइप का ही, तो इसका कान उस पर लगा देता है, एक इसका कान चिड़िया का कान, मान लीजिए कि हाथी का कान कुत्ता पे लगा दिया, कुत्ता का कान जो है वो हाथी पे लगा दिया, तो उल्टा पुल्टा कर देता है। तो इसी से संबंधित बच्चों को खेल खेल में सिखाया गया है। तो हरबर में गड़बड़। देखिए इसमें क्या होता है, जिसके कान बाहर होते हैं, किसके किसके कान बाहर होते हैं, हिरन, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य, इसके कान क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। इसके बाद जिसके कान बाहर से दिखाई नहीं देते, जैसे मछली, मछली का कान नहीं दिखता है, मेढक, चिड़िया, चिड़िया का भी छोटा छोटा कान होता है, बाल के अंदर छुप जाता है, वो दिखता नहीं है। छिपकली का भी कान नहीं दिखता है। चींटी, कौवा, सांप, मगरमच्छ, ये सब का कान जो है बाहर नहीं दिखाई देता। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका कान बाहर दिखाई देता है, किसका कान बाहर नहीं दिखाई देता है। कूट में पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन साथियों। सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं, सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह सिर्फ 2 छेद होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। छिपकली और मगरमच्छ में कान की जगह क्या होते हैं, सिर्फ 2 छेद होते हैं। जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उसके बाल के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन दे सकता है कि जानवरों का जो विभिन्न डिजाइन होता है वो किसके कारण होता है, तो बाल के कारण होता है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि पत्ते के तरह कान किसके होते हैं, सिर मतलब सिर के ऊपर कान किसके होते हैं, सिर के दोनों तरफ कान किसके होते हैं, पंखे जैसे कान किसके होते हैं, तो हाथी के। देखिए इसमें सिर्फ जो है पूछा हुआ था, तो बच्चों को, आप टीचर हैं तो आपको बच्चों को बताना है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पत्तों की तरह कान खरगोश का होता है, सिर के ऊपर कान हिरन का होता है, सिर के दोनों तरफ कान भैंस का होता है, और भी बहुत सारा जीव जंतु है, आप नोट्स मिलेगा तो आप उसमें लिख लीजिएगा। पंखे के जैसा कान किसका होता है, हाथी का होता है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडा देने वाला जानवर और बच्चा देने वाला जानवर। देखिए अंडा देने वाला जानवर क्या होता है, मेढक, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बतख, गौरैया, ये सब क्या करता है, अंडा देता है। बच्चे देने वाला जानवर क्या है, हिरन, भैंस, सुअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ, गाय, ये सब बच्चा देता है। अब देखिए चौथा पार्ट है त्यौहार एवं भोजन। देखिए इसमें क्या है कि कुछ मतलब कि 8-10 जो है मतलब दिया हुआ था कि पुआ कहाँ, किस
मतलब कि पर्व में खाया जाता है, सत्तू किस पर्व में खाया जाता है। तो एक शिक्षक के तौर पर आपको जानना चाहिए कि कौन सा व्यंजन कब खाया जाता है। हालांकि मैंने 2 का लिया है, तो पुआ आपको पता है होली में खाया जाता है, सत्तू मकर संक्रांति में खाया जाता है, ठकुआ छठ में खाया जाता है। तो बहुत सारा पॉइंट अपने मन से आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर सिखों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, गुरुद्वारा कहलाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौवे गुरु का जो है पटना साहिब में जन्म स्थल है, तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना में है। इसके बाद जो पटना में गुरुद्वारा है जिसमें सिख लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसका नाम क्या है गुरुद्वारा का? जो पटना में गुरुद्वारा है साथियों, तो उसका नाम है हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब। और लंगर व्यवस्था आपको पता है कि जहाँ भी आप जाइएगा गुरुद्वारा में तो लगभग लंगर व्यवस्था होती है, तो लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होती है। इसके बाद पाठ 5 है साथियों। पाठ 5 में जो है स्वाद अलग अलग, कहने का मतलब चबाकर कौन खाता है, चूस कर कौन खाता है, निगल कर भोजन कौन कौन करता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देख सकते हैं चबाकर भोजन करने वाले जंतु कौन है? हिरन चबाकर भोजन करता है, बकरी चबाकर भोजन करता है, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस, खरगोश ये सब चबाकर भोजन करता है। और भी जंतु का नाम लिख सकते हैं। चूस कर कौन भोजन प्राप्त करता है? जैसे मक्खी, मच्छर जैसे खून चूसता है ना, तितली फूल का रस चूसती है। इसके बाद खटमल, ये सब जो है चूस कर भोजन प्राप्त करता है। निगल कर देखिए कौन कौन भोजन प्राप्त करता है। मछली, सांप, छिपकली, मुर्गा, ये सब निगल जाता है भोजन को सीधा। इसके बाद देखिए एक जीव का कुछ वहाँ पर दिया हुआ था, तो काफ़ी डिटेल नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि जीव के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो देखिए देख सकते हैं आप कि पेशी युक्त संरचना, एक मांसल संरचना, जीव जो होती है एक मांसल संरचना होती है, यानी उसमें कोई भी जो है हड्डी नहीं होता है, सिर्फ पेशी होता है, याद रखना ये चीज़। और स्वाद का पता हम लोग किससे लगाते हैं? जीभ से ही लगाते हैं। जीभ आपने देखा होगा इसी तरह का जीव रहता है जिस तरह से मैंने यहाँ बनाया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक पीछे में आप लुरलुरी टाइप का देखे होंगे, तो ये पूछा जाता है कि जो पश्व भाग होता है वह कौन सा स्वाद पता करता है। तो करवा जो है पश्व भाग से, अग्र भाग से मीठा एवं नमकीन, साइड से खट्टा का स्वाद होता है, और बीच जो है वो क्या होता है? स्वादहीन होता है। हालांकि साथियों आप कमेंट कर सकते हैं कौन कौन पार्ट्स जो है क्या क्या स्वाद होता है, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दांत के प्रकार, देखिए काटने वाले दांत को क्रीडंटक या इंसाइजर कहते हैं। काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? क्रीदंतक, इंसाइजर। छीलने वाले दांत को रदनक, केनाइन। चबाने वाले दांत को चवर्णक, मोलर कहते हैं। ये याद रखना है साथियों आपको। इसके बाद देखिए उम्र और दांतों की संख्या। जैसे 6 माह का कोई बच्चा है तो उसका दांत का संख्या क्या होगा? 2 से 3 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसका दांत का संख्या क्या होगा? 8 से 9 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसका दांत का संख्या क्या होगा? ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो 6 माह का जो बच्चा है उसका दांत निकलना शुरू ही होता है। 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा है उसका 20 दांत होता है। ये सब क्वेश्चन दे सकता है। 8 से 9 वर्ष का बच्चा दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आते हैं। 21 वर्ष से ऊपर का बच्चा जो है 32 दांत होता है, लेकिन कई बार कुछ लोग को 32 दांत नहीं भी होता। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, घोड़ा और शेर के दांत भी मनुष्य की तरह होते हैं और एक बार ही गिरते हैं, उसके जगह नए दांत आते हैं। मनुष्य, शेर या घोड़ा, इस तीनों का जो है अपने जीवन काल में एक ही बार दांत जो है झड़ता है, उसके जगह नया दांत आता है। फिर अगर दांत झड़ गया तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, इसका कोई विकल्प तीसरा नहीं है। मनुष्य के का और घोड़ा का और शेर का पूरे जीवन काल में एक ही बार दांत गिरता है। लेकिन सांप और मगरमच्छ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं? तो सांप और मगरमच्छ के कई बार दांत आते जाते रहते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में जवाब देना है, पिलास की तरह कौन सा दांत दिखता है, खरल की तरह कौन सा दांत दिखता है, कैंची की तरह कौन सा दांत दिखता है। अभी मैंने आपको चवर्णक, इंसाइजर के बारे में बताया, उसी सब में से ये आएगा, तो आप बताइए। चलिए पार्ट 6 में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पार्ट 6 का नाम है हरियाली और हम। पेड़ क्या करता है? हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जिससे वातावरण क्या रहता है? शुद्ध रहता है। अब पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? जड़ी बूटी आदि प्राप्त होता है। अब देखिए पेड़ का उपयोग, अब जैसे देखिए इमारती लकड़ी, यानी कि इमारत जो बड़ी बड़ी बनाते हैं उसमें किस लकड़ी का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन से पूछ सकता है। शीशम, सागौन, महुआ, देवदार, चीड़, ये सारे पौधे का प्रयोग हम लोग इमारती लकड़ी के रूप में करते हैं। साग सब्जी, देखिए सरसों का साग बनता है, बथुआ का साग बनता है, मेथी का साग बनता है, भिंडी एक सब्जी होता है। अनाज कौन कौन से हैं? मक्का, गेहूँ, चावल। हालांकि ये सारा चीज़ जो है मतलब दिया गया था, इसका नाम लिखना है, मतलब आप एक शिक्षक हैं तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। दाल कौन कौन से हैं? अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना। अब एक चीज़ और याद रखना है कि एशिया में सबसे ज़्यादा किस दाल की खेती होती है? तो मसूर दाल की खेती होती है। औषधि पौधे कौन कौन है? तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन, नीम, ये सब क्या है? औषधि पौधे। इसका फूल के नाम, फल के नाम कहा गया था, ये सब तो बच्चे वाली बात है। इसके बाद है
इसी में साथियों एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ था पेड़ से दोस्ती में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में। आपने सीटेट में भी इसको पढ़ा होगा, खेजड़ी वृक्ष के बारे में। इसमें अमृता नाम की एक लड़की होती है, ऐसे जनरली जान लीजिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में पहले से, कि राजस्थान के खेजरली गाँव में ये जो है खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और छायादार वृक्ष होता है यह। इस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है, फलियां सब्जी बनाने के काम आती है, पत्तियां पशुओं के चारा के रूप में काम आती है। तो ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी कूट के रूप में पूछ सकता है कि इनमें से क्या असत्य है या मिलान करे तरह तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं साथियों। हालांकि अमृता की कहानी आप सीटेट में पढ़े होंगे, हमें बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अमृता की कहानी आप सब जानते होंगे। चलिए, जड़ों की पकड़ पाठ 7 में है, जड़ों की पकड़। देखिए जड़ों का कार्य क्या क्या है? पेड़ों को सहारा देना, खनिज लवण अवशोषित करना तथा पानी। कुछ जड़ें प्रजनन का भी कार्य करती है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जड़ें की क्या क्या कार्य है? तो पेड़ों को सहारा देना, खनिज लवण आदि अवशोषित करवाना। इसके बाद क्या करता है? कुछ जड़ें प्रजनन में भी मदद करता है, जैसे शकरकंदी, सलजम, मटर, ये सब जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे है पेड़ों का भोजन। देखिए हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ये हालांकि आप सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है क्या। चलिए आगे आते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। देखिए रेगिस्तानी ओक जो है, इससे पहले था कि खेजरली वृक्ष, ये तो राजस्थान में पाया जाता था। अब है रेगिस्तानी ओक। देखिए ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ कम होती हैं तथा ऊंचाई भी आपके कमरे के दीवार के लगभग आसपास होती है। यानी सीधा आप समझे ना कि जितना ऊपर दिखता है ना वृक्ष, उसका 30 गुना जड़ जो है नीचे तक जाता है, और जड़ तब तक जाता रहता है नीचे जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं जितनी ऊंचाई दिखाई देता है उसे 30 गुना जड़ें जमीन की गहराई में होता है। जड़ें तब तक बढ़ती है जब तक पानी तक ना पहुँच जाए। इसके बाद है पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगिस्तानी ओक में जो है जड़ से होकर के पानी कहाँ जमा होता है? तना में जमा होता है। इलाके में जब पानी की कमी होती है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालकर पीते। इसके बाद है बरगद का वृक्ष। देखिए साथियों बरगद का वृक्ष क्या है? एक विशाल वृक्ष है, मोटा तना होता है। मूल जड़ों के अलावा इसकी शाखाएं जड़ें भी होती है जो लटकती रहती है, जो क्या करती है जमीन पर आकर के सट जाती है और फिर आगे चल के क्या करती है? पेड़ को सहारा देती है। इसके बाद 8 है देख तमाशा। देखिए इसमें क्या है कि राज्य दिए गए हैं, उसका त्यौहार लिखना है। तो हालांकि उसमें दिया तो नहीं था, मैंने इंटरनेट से सर्च करके त्यौहार सबका नाम लिख लिया। तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में तवांग त्यौहार उत्सव मनाया जाता है। असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है। उत्तराखंड में गंगा कयाक फुलदेई मनाया जाता है। उड़ीसा में धानु जात्रा नाउखाई त्यौहार मनाया जाता है। कर्नाटक में उगड़ी मनाया जाता है। केरल में ओणम मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। बिहार में छठ। इसके बाद भारतीय राज्य के प्रमुख त्यौहार आदि सब जो है हम लोग विविध पॉइंट में देख लेंगे खासतौर पर। देखिए पाठ 9 में जब मामा जी घर आए, इसमें कोई भी पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, सिर्फ रिलेशन को समझाया गया है। तो जैसे कि माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है। जैसे माँ का पिता क्या होता है? नाना होता है। तो ये रिलेशन पजल से समझ, जैसे ब्लड रिलेशन रीजनिंग वगैरह में आता है, तो वहाँ से इसको जोड़ सकते हैं हम लोग कि सवाल वहाँ से रीजनिंग में बनेगा। इसके बाद छठ पर्व, इसमें भी कोई एग्जाम पॉइंट नहीं है, ऐसे बिहार का प्रमुख त्यौहार है छठ। इसके बाद पाठ 11 में है आओ नक्शा बनाए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉइंट है कि आपको समझना है कि दिशा, ऊपर में नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और ऊपर में नॉर्थ की प्रधानता होती है, नीचे साउथ की प्रधानता होती है। तो ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये रीजनिंग आप बनाए होंगे, आपको पता होगा। इसमें बच्चा को दिशा उषा संबंधित ज्ञान दिया गया है, जैसे कि बच्चा का स्कूल और घर किस दिशा में है, किस दिशा में उसको जाना है, यही सब चीज़ बताया गया। हालांकि ये डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आपको रीजनिंग में इससे पूछे जाने की संभावना है। तो डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब अच्छा से कर लीजिएगा रीजनिंग में। इसके बाद है अपना प्यारा घर, यानी कुछ पक्षी हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ नाम दे दिया गया था कौवा, कबूतर, तोता, दर्जन चिड़िया, उल्लू, ये सब अपना घर कहाँ बनाती है। तो मैंने थोड़ा एनसीईआरटी का मदद लिया है साथियों कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घर बनाते हैं, कबूतर घर की बालकनी या छत पर घर बनाते हैं, तोता बिलों में और मिट्टी की चट्टान आदि की दरार आदि पर जो है ये तोता अपना घोंसला या घर बनाता है। दर्जन चिड़िया पेड़ के पत्तों को सील करके अपना घोंसला बनाता है। उल्लू क्या करता है? उल्लू का घोंसला नहीं बनाता है, क्योंकि दिन में देख नहीं सकता है और मतलब कि रात में उसको दिखता है तो कैसे काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझे कि ये जो है दूसरे के घोंसले में ही अंडा वगैरह दे करके अपना काम चला लेता है। हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा पक्षी ऐसे होते हैं जो दूसरे के घोंसला से ही काम कर लेते हैं, जैसे कि कोयल भी हो गया, उल्लू हो गया, तो ये सब भरे पड़े हैं कामचोर चिड़िया सब। और कई सारे रीजन भी हैं। चलिए गौरैया, मनुष्य के घरों में कनेक्ट गौरैया कहाँ अपना बनाती है? मनुष्य के घरों में बनाती है, तिनके पत्ती आदि जमा करके।
कठफोरवा कैसे बनाती है? ये क्या करता है, पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढों में ये कठफोरवा अपना घर बनाती है, ये खुद दूध भी देता है। बया चिड़िया, ये जो है डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों की तिलियों से बुनकर बनाता है, ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है बया। इसके बाद इसमें खेत से घर तक, यानी फसल जो उपजाते हैं उस क्रम में खेत से घर जब आता है तो क्या क्या चीज़ होता है, तो वही चीज़ है। तो देखिए इसमें एक प्रश्न मैं आपसे पूछेगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। धान की खेती कैसे होती है, उसका क्रम लिखिए, यानी कटनी, रोपनी, मोजनी, ओसनी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुनाई, बिचरा तैयार, ये क्रम आपको लिखना है कि धान की खेती का क्रम जो है वह कैसा होता है। तो इसमें हम सजा देंगे, फिलहाल आप कमेंट कीजिए क्या इसका सही जवाब होगा। आप आगे है, धान, प्याज, मिर्च आदि के बोने से पहले उसका बिचरा तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनमें से किन किन फसलों को बोने से पहले उसका बिचरा तैयार किया जाता है, तो धान, प्याज, मिर्च। इसके बाद बिचरा तैयार को उखाड़कर खेत से बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों इत्यादि बीज को सीधे खेत में लगा देते हैं। इसके बाद है, बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल, धान, प्याज, मिर्च, बिना बीचड़ का ही गेहूं, मक्का, सरसों, यानी कि बीचड़ आप तैयार कीजिएगा तो उसके बाद फसल रोपिएगा तो कौन होगा, धान, प्याज, मिर्च। डायरेक्ट आप खेत में लगा दीजिएगा तो गेहूं, मक्का, सरसों को डायरेक्ट आप खेत में लगा देते हैं। इसके बाद पाठ 14, 30 से 35 मिनट का यह वीडियो होने वाला है साथियों, पूरा मैराथन वीडियो है, इसलिए मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है आराम से, एक नज़र में देखिएगा तो सारा चीज़ दिमाग में आ जाएगा, चाहे वह 5 का IBS हो, चाहे वह 4 का IBS हो, चाहे 3 का IBS हो। बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार इस वीडियो को देखिए, उसको देखिए, याद हो जाएगा। देखिए बाल मेला एवं खेल, बाल संसद एवं खेल, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट था नहीं, जैसे स्कूल में बाल संसद बनता है ना, उसमें प्रधानमंत्री सब स्कूल बच्चा लोग खेलता है, वही सब के बारे में है। लड़कियों के खेलने वाला खेल, लड़कों को खेलने वाला खेल, दोनों मिलकर कौन कौन खेल खेलते हैं, यही पर पूछा गया था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके बाद पाठ 15 में आसपास की सफाई, देखिए इसमें क्या किया गया है, कूड़ा कचरा का कैसे नियंत्रण किया जाएगा, प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, जो कचरा होता है उसका पुनः चक्रण पर ध्यान देना, यही सारे चीज़ जो है दिए गए हैं। और उसमें बच्चों को बताना है, शिक्षकों को, कि कचरा पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, प्लास्टिक का हमको कम से कम उपयोग कैसे करना है, कचरा का जो है पुनः चक्रण कैसे होता है, ये सारा चीज़ एक शिक्षक को बच्चों को बताना है, यही सब चीज़ उसमें दिया गया था। इसका पाठ 16 है, मीठा मीठा शहद, देखिए इसमें बहुत सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब जितना भी पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट होगा। मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव है, हजारों वर्ष इनके हम लोग शहद और मोम प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मोम हम लोग किससे प्राप्त कर सकते हैं, मधुमक्खी से भी हम लोग मोम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए छत्तों में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है, इसके पेट से ही मोम निकलता है। छत्ता में क्या होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है, बाद में की श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, नर मधुमक्खियाँ होती है, जो बेले होते हैं सिर्फ संतान पैदा करने में, जो नर मधुमक्खी होती है वही काम आता है। तो सीधा याद रखना है कि छत्ते में जो मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है वह फूलों के रस चूसकर शहद बनाती है, और इसी के पेट से हमें मोम प्राप्त होता है। इसके बाद सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी एवं सबसे छोटे आकार की मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। इसके बाद है, रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है, इसके द्वारा छत्ते की रानी, मादा श्रमिक एवं नर मधुमक्खी का जन्म होता है। यानी छत्ते में कौन अंडा देता है, सिर्फ रानी मधुमक्खी अंडा देता है, और जो मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है वह देखभाल करती है बच्चों की, और फूल का रस भी चूस कर लाती है। इसका नर मधुमक्खी सिर्फ संतान को जन्म देने में सिर्फ मदद करता है, प्रजनन में। मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्तों का निर्माण करती है, जबकि नर मधुमक्खियाँ संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। मादा श्रमिक अपने सहयोगी मधुमक्खियों को एक विशेष नाच के माध्यम से सूचित करते हैं। जैसे कि अगर मधुमक्खी फूल का रस चरने के लिए मतलब कि निकलता है, अगर उसको मिल जाता है तो वो क्या करता है, एक विशेष प्रकार का नाच करता है, जिससे उसका साथी मधुमक्खी भी उसके पीछे आ जाता है फूल का रस प्राप्त करने के लिए। इसके बाद है पाठ 17 में तरह तरह के पंछी। देखिए इसका हमने पिछले पाठ में ही, जैसे 3 क्लास में हमने इसको देखा है, वहाँ पर किया है, तो 3 क्लास जो कल होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन पक्षी क्या खाता है, उसकी चोंच की विशेषता क्या है। तो इसको हम लोग 3 क्लास में देख लेंगे। हालांकि वहाँ मैंने नोट्स बनाया था तो मैंने सोचा यहाँ पर फिर क्यों इसको रखना है। देखिए पहेली दिया था तो इसमें पहचानना था कि इस पहेली में क्या क्या होगा। सुंदर सुंदर कलगी मेरी, खिंचता है सबका ध्यान, चोंच मेरी ताकतवर, पैर छेदना मेरा काम। ये क्या है, कठफोरवा, कठफोरवा ही पैर छेदता है। इसके बाद है लंबी टांगे पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, धूड़ी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली। ये क्या है, बगुला है। इसका आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ही जागता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक शाम हो जाता, दाना चुगता मेरा काम। ये मुर्गा है साथियों। तो बस बच्चों के लिए है, तब क्या इसमें पॉइंट निकालना है, जो मिला मैंने लिख लिया। हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत सारे पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए पाठ 18 में जंगल में पिकनिक। देखिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई खास पॉइंट नहीं है। जंगली जानवर का नाम लिखाना था बच्चों को, पालतू जानवर का बच्चों को नाम लिखाना था, ये बच्चों के लिए। इसके बाद किस जंतु का हम लोग उपयोग सवारी के रूप में करते हैं, घोड़ा का प्रयोग करते हैं। सामान ढोने का काम बैलगाड़ी यानी बैल का प्रयोग करते हैं, दोनों में काम आता है घोड़ा और ऊँट, ये चीज़ें है।
इसके बाद पाठ 19 है, देखिए यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। काकोलत से कन्याकुमारी, देखिए काकोलत झरना ये नवादा जिला में, याद रखना है कि काकोलत झरना नवादा जिला में। ऐसे ट्रिक है इसका, याद रखिए, कान काकोलत नवादा कान, याद रखना। गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड कहाँ पर है? राजगीर में है, याद रखना। गर्म जल के छोटे छोटे कुंड कहाँ है? राजगीर में है। और ब्रह्म कुंड कहाँ है साथियों? ये भी राजगीर में है। इसके बाद सप्तधरा का चित्र भी राजगीर में है, याद रखना। ब्रह्म कुंड कहाँ पर है? राजगीर में। कन्याकुमारी कहाँ पर है? हिंद महासागर के तट पर स्थित है। इसके बाद गंगा नदी क्यों प्रदूषित हो रही है? तो ये इसमें साइंस में बहुत सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिया हुआ नहीं था। गंगा नदी क्यों प्रदूषित हो रही है? पता है आपको कि कारखाना वगैरह से जितना भी जल है या नाला वाला का है उसी में जा रहा है, प्रदूषित होगा ही। देखिए अब पाठ 20 में है हमारे मददगार कामगार। देखिए इसमें जैसे कि कुम्हार, लोहार, मोची, बढ़ई, दर्जी का औजार कौन है, क्या क्या बनाते हैं, तो ये बच्चों को बताना था, तो हमने लिख लिया है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु कामगार द्वारा तैयार। देखिए पटसन से क्या तैयार होता है? बोड़ा, थैला, चटाई, रस्सी, ये किसान द्वारा उपजाया जाता है। ईख, सरसों, इससे बनाना कौन कामगार लोग क्या क्या बनाते हैं? पटसन से बोड़ा, थैला, चटाई, रस्सी, ईख से चीनी, शक्कर, सरसों से तेल बनाया जाता है। और कोई एग्जाम पॉइंट इसमें नहीं था साथियों। आगे है पाठ 21, बस 2-4 मिनट का और खेला है साथियों। पाठ 25 तक जाना है हमके। पाठ 21 है तरह तरह के घर। देखिए इग्लू बर्फ से बना घर, घर की दीवार के अंदर से छूने से ठंडी होती है, पर वे बाहर गिरती बर्फ और ठंडे हवा को अंदर नहीं आने देती है। देखिए इग्लू जो होता है ना, बर्फीले क्षेत्र में बनाया जाता है। ये बर्फ का बना हुआ घर होता है, और जो बर्फ का घर बनाने के बाद अंदर से ठंडा लगता है, लेकिन क्या करता है वह बाहर का जितना भी ठंड वगैरह है वह अंदर नहीं आने देता है, तो बाद में उसमें गर्मी खुद ब खुद उत्पन्न होने लगती है। इसके बाद मिट्टी का घर, ईंट सीमेंट से बना घर, घास फूस से बना घर, मतलब घर का क्या प्रकार है, कितना कितना से हम घर बनाते हैं। इसके बाद आगे है पाठ 22 में। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है। अजय जो होता है वह 30 साल के बाद अपने गांव लौटता है, तो ऑटोमेटिकली इतने दिन बाद भाई कोई गांव लौटेगा आज के समय में, तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। पक्के मकान बन गए हैं, नालियाँ बन गई हैं, घर घर बिजली आ गई है, पानी नीतीश बाबू जल नल हरियाली योजना पहुँचा दिए हैं, आपको पता है। शौचालय बन गया है, पक्का पुल बन गया है, ईंट से घर सब बन गया है, बस यही सब का जिक्र है। और देखिए 1-2 चीज़ याद रखना है। हावड़ा ब्रिज, ये हावड़ा ब्रिज जो होता है वह कोलकाता में, आपको पता है। रज्जू मार्ग, ये ट्रॉली टाइप का जानते होंगे, एक रस मतलब कि तार रहता है, वो यहाँ से वहाँ जाना रहता है, तो उस पर ट्रॉली टाइप पे बैठा करके, वो राजगीर में है। चिरैया टार ओवर ब्रिज कहाँ है? पटना में है। और महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है? पटना में है, याद रखना है आपको। इसके बाद आस पास खोज खबर, इसमें भी जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण नहीं है पाठ 23 में। आगे है पाठ 24। पाठ 24 है चिड़ियाघर की सैर। देखिए चिड़ियाघर की सैर करते हैं बच्चे सब। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे मिला मैंने लिख लिया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, आपको पता है। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ से लिया गया है, तो सारनाथ अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। इसके में 3 शेर दिखते हैं साथियों, वास्तव में कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। और राष्ट्रीय जल जीव क्या है? डल्फिन है साथियों, याद रखना। इसके बाद बंटी का सफर। देखिए इसमें जो है विष्णु पद मंदिर पॉइंट है। विष्णु पद मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन भी आप सेट बनाए होंगे तो आया होगा। विष्णु पद मंदिर गया में है। मंगला गौरी मंदिर कहाँ पर है? गया में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु पद मंदिर कहाँ पर है? तो गया में है। मंगला गौरी मंदिर कहाँ पर है? तो गया में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ही पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है? पीपल। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान हरमंदिर है, पटना साहिब, यानी पटना साहिब में हर साहिब मंदिर जिसको हम लोग कहते हैं, पटना साहिब में है, वहीं पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। इसके बाद पारसनाथ का पहाड़। देखिए ये बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पॉइंट जो एससीईआरटी में दिए थे कि बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? पारसनाथ का पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, यानी 24 कुल तीर्थकर हुए थे, तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है तो पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ है? पारसनाथ के पहाड़ पर। और पारसनाथ पहाड़ क्या है? बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब देखिए झारखंड में संथाल, उराव, इसके बाद बिरहोर, मुंडा आदि जनजातियां रहती है। उराव जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा बोलते हैं। मुंडा मुंडारी भाषा बोलते हैं। संथाल संथाली भाषा बोलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं पटना भाषा से संबंधित है। पटना गया नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। पटना गया नालंदा के लोग किस भाषा में बात करते हैं? मगही बोलते हैं। वैशाली मुजफ्फरपुर वज्जिका भाषा बोलते हैं। दरभंगा मधुबनी मैथिली भाषा बोलते हैं। मुंगेर और भागलपुर अंगिका भाषा बोलते हैं। भोजपुर और रोहतास भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इसके बाद है साथियों लास्ट पॉइंट इसका कि रांची में कांके का पागलखाना, नेतरहाट, जोन्हा का जलप्रपात, ये सब बच्चा घूमने गए थे, तो मैंने लिख दिया कि रांची में ही ये सब है।
हालांकि साथियों थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन एक बात तो आप समझे ना कि कक्षा 5 का आपका ईवीएस कंप्लीट हो गया है। आज कक्षा 4 का हो गया, कल कक्षा 3 का होगा, फिर 6 क्लास से हम लोग एकदम धुआंधार क्लास शुरू करेंगे एसएसटी और साइंस का।